गुमला से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां भाकपा माओवादी का नक्सली गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां भाकपा माओवादियों का नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नक्सली माधव भगत पर 1 लाख रुपए का इनाम था। एक बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। चैनपुर में कटकाही घोरघटी इलाके से इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 2013 में 5 जवानों की हत्या का ये आरोपी है। चैनपुर थाने पर हमले, ब्लॉक को बम से उड़ाने का भी इनके ऊपर आरोप है। गिरफ्तार नक्सली से आगे की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। साहिबगंज जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई और यहां कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 288.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर के निचले इलाकों के घरों के साथ NH 80 के दोनों तरफ दुकानों में पानी घुस गया। भारी बारिश से पूरे जिले में तबाही का मंजर है। पहाड़ से उतरा पानी तेज धार बनकर सदर अस्पताल की बाउंड्री तोड़ता हुआ आगे निकल गया और साहिबगंज कॉलेज के हॉस्टल में भी पानी घुस गया है। जो परेशान लोग हैं उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो साहिबगंज से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। आज तूफान तो चला गया, लेकिन जो उसके निशान हैं कुछ यूं नजर आते हैं। गलियों में, सड़कों में, अस्पतालों में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। खासकर परेशानी उन लोगों को है जो कि निचले इलाके में रहते हैं, निचली बस्तियां हैं और पूरे जिले में तबाही का जो तांडव है वो दिख रहा है। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तेज धारा, क्योंकि जो उचले इलाके से पानी बह रहा है वो निचले इलाकों की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों ने अपनी व्यवस्था की है ताकि कोई व्यक्ति इस लहर में डूब न जाए, बह न निकले। इसके लिए रस्सियों का सहारा ये लोग ले रहे हैं। हजारीबाग में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने अच्छा खासा असर दिखाया। हजारीबाग के शिवानी नदी और कुनार नदी का जलस्तर कुछ इस कदर बढ़ा है कि बाढ़ जैसे हालात हैं। टाटी झरिया स्थित बेड़म पुल में कुनार नदी का पानी, इसका बहाव काफी तेज है। पुल को छोड़कर नदी का पानी निकल रहा है। वहीं हजारीबाग में जितने भी जलाशय हैं सभी लबालब हैं। हालांकि बारिश की वजह से गर्मी में झेलने वाले जल संकट से लोगों को राहत जरूर मिली है। और इसके साथ ही जिले के नालों में पानी का बहाव तेज होने से हजारीबाग का झील भी लबालब भर चुका है। रांची के तमाड़ में भ्रष्टाचार का पुल भरभराकर गिर गया। पुल ऐसे गिरा मानो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। पुल के टूटने से हजारों ग्रामीणों की जिंदगी ठहर गई और 6 साल पहले ही करोड़ों की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। दाएं से देखिए, चाहे बाएं से देखिए या फिर बीच से देखिए, हर तरफ से ये पुल आपको टूटा हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि ये पुल टूट गया है। पुल बीचों बीच से टूटा है, यानी पुल की कमर ही टूट गई है। पुल की जो रेलिंग लोगों को पुल से बाहर गिराने से बचाती थी, आज टूटकर एक दूसरे से सिर भिड़ाती हुई नजर आ रही है। आप कहेंगे ये पुल यास के हल्के थपेड़ों को भी नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार का ये पुल अगर 6 साल भी हजारों की आबादी का मार झेल गया तो इसे ऊपर वाले की कृपा ही समझिए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने तो भ्रष्टाचार का ऐसा पुल बनाया जिसे कब का गिर जाना था। नहीं, पहले से ही हम लोग इसको विरोध किए थे। जो गड्ढा खद रहा था ना, उसी समय हम लोग विरोध किए थे, तो ठेकेदार ने नहीं माना उस समय। नहीं, आपने कहा कि बालू का डंपिंग उठा होता है, उसको नहीं। हम पहले हम लोग जो शुरू काम हुआ था ना, उसमें हम लोग मानकी से हम लोग आए थे, ग्रामीण भी आया था, रुका था, लेकिन जो ठेकेदार ने नहीं माना। लोगों का गुस्सा रांची के ठेकेदार रंजन सिंह पर है, जिन्होंने इस पुल को बनाया था। इस ठेकेदार का बनाया एक और पुल जो कांची नदी पर इस पुल से थोड़े ही दूर पर बना था, वो भी 2 साल पहले ही टूट गया। आप ही सोचिए, जिस सरिये से आप अपना घर भी नहीं बना सकते,
उस सरिये का इस्तेमाल इस पुल को बनाने के लिए किया गया। आखिर ये बेचारा सरिया कितनी देर तक इस विशाल पुल का भार थामे रहता। हारीडीह पुल आखिरकार गिर ही गया, क्योंकि इसके निर्माण में बरती गई अनियमितता इसकी बड़ी वजह बनी है। और साफ तौर से वो देख सकते हैं जो ब्रिज के पिलर में जो छड़ लगी हुई है उसकी भी स्थिति क्या है, वो कितनी पतली है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। गौर से देखेंगे यहाँ पर पुल की मजबूती का अनुमान लगाइए तो देख सकते हैं कि पुल की मजबूती में जो छड़ जो है, जिस तरीके से छड़ अलग हुआ है, ये छड़ की जो मोटाई है 6 mm से ज्यादा की छड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि छड़ किस तरीके से अलग हुआ है। ये 6 mm से ज्यादा की छड़ नहीं है। और 6 mm की छड़ जो है वास्तव में किसी आम घर की छत की जो ढलाई होती है उसमें भी नहीं पड़ता है। वहां भी 8 mm की छड़ या 10 mm की छड़ होती है। कि पुल में कितनी पतली छड़ का इस्तेमाल किया गया आप देख सकते हैं। और 600 मीटर लंबे इस पुल के अचानक धंस जाने से दोनों तरफ के ग्रामीण पुल के दोनों तरफ फंस कर रह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के निर्माण के दौरान कई तरह की अनियमितता बरती गई। पुल की मजबूती का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। दलदल में ही पिलर को खड़ा कर पुल का निर्माण कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कई बार ठेकेदार से काम रोकने की गुहार भी लगाई, लेकिन पावर और पैसे के बल पर ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया। तो पाइलिंग जो टाइट नहीं हुआ था उस समय हम लोग बता रहे थे जी, तो गीला मिट्टी में ही डाला गया, इसलिए धंस गया। जिस समय ये पुल बन रहा था आप लोग थे वहाँ पर? जी थे हम लोग। जी हम लोग काम बंद करने के लिए भी आए थे, तो काम बंद हुआ नहीं। आपने इसके प्रशासन को जानकारी दी थी जब पुल बन रहा था? को जानकारी नहीं दिए थे जी। पिलर काफी कमजोर नजर आ रहा था ना। हाँ, तभी तो ये फिर से एक बार ये इसका चबूतरा नीचे फिर एक बार दोबारा से बनवाया था। उसको पता था कि ये कमजोर है। रही सही कसर बालू माफिया ने निकाल दी। कांची नदी पर लगातार बालू उठाव का भी पुल की मजबूती पर असर पड़ा और इस पुल ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सवाल उठता है कि पुल के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने वाले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी? आखिर कब तक जनता की गाढ़ी कमाई रेत में फिसलती रहेगी? रांची से ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और रांची में हराडीह बुढ़ाडीह ब्रिज गिरने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने पुल निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की और साथ ही नदी में उत्खनन रोकने की मांग की है। ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया ओम प्रकाश ने। बुंडू और तमाड़ को जोड़ने वाला हाराडीह पुल कल जो है यहाँ पर गिर चुका है और उस वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में भी जो है वो आक्रोश जो है वो साफ तौर से है। और इस पुल का निर्माण और जो इस पुल के निर्माण में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। हम इनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ये पुल है ना, ये सोनाहतू, बुंडू, तमाड़, राहे, एक तरह से 5 परगना की लाइफलाइन रोड है। ये पूरा 4 प्रखंड की जोड़ती है। और साथ ही जो यहाँ आसपास में एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल है हराडीह बुढ़ाडीह मंदिर, ये भी श्रद्धालु की भीड़ हमेशा बनी हुई रहती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ठेकेदार का भी लाइसेंस रद्द किया जाए जो ऐसा पुल बना रहा है और 3 साल भी नहीं हो रहा है, विधिवत उद्घाटन भी नहीं हो रहा है और धंस रहा है। ऐसे ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए। ग्रामीणों में भी आक्रोश है। उनका भी साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी संवेदक हैं और जो भी दोषी अभियंता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की अनियमितता बरती गई। वहीं पर बालू उठाव भी एक वजह है जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि इस तरह की अवैध माइनिंग भी रुकनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह का निर्णय लेती है और कब तक पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज में भी आज तूफान का असर दिख रहा है। बीते 2 दिन से लगातार बारिश के बाद NH 80 के ऊपर पानी बहने लगा। कई दुकानों में पानी घुस गया। कॉलेज रोड की लगभग सभी दुकानों में कमर भर पानी है। मेडिकल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और किराना दुकानों में पानी घुस गया और डीसी ने इसका जायजा लिया और इसके बाद उन्होंने दुकानदारों को साफ सफाई के निर्देश दिए ताकि सामानों को बचाया जा सके और साथ ही खरीद बिक्री नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर झारखंड में लॉकडाउन को 3 जून तक बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की वजह से बंद है
या जिनको अनुमति नहीं है खोलने की, तो वो लोग खरीदारी नहीं करें। अपनी दुकान खोल के सफाई वो लोग कर सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अन्य सामान है, कपड़ा है, वो सब लोग अपनी दुकान को देख लें और सफाई कर लें। पानी अगर घुसा तो आप उसको निकाल दें, क्योंकि पानी इरिटेट कर रहा है। सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी दुकान की साफ़ सफाई वो लोग कर लें खोल के, लेकिन खरीदारी नहीं करें, क्योंकि वो लॉकडाउन में अभी बंद है। इधर गोड्डा में भी आज तूफान का असर दिख रहा है। ठाकुर गंगटी के सुजनकिता और समदा के बीच बने कौर नदी पुल पर पानी जमा है। दोनों तरफ पानी की तेज धार की वजह से कई वाहनों के साथ लोग पुल पर ही फंसे हैं। प्रशासन उन्हें निकालने की कोशिशों में जुटा है और पानी कम होने पर सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं पुल के ऊपर पानी चढ़ने से आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो यास तूफान को देखते हुए रांची का कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। जायजा लिया है ओम प्रकाश ने। किसी भी आपात स्थिति के साथ ही पुलिस की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं और कुछ यही स्थिति यास चक्रवात तूफान को लेकर है, जहां पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि राजधानी रांची स्थित पुलिस कंट्रोल रूम का हाल, जहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो डायल 100 हो या फिर सीसीआर या फिर टेट्रा, तमाम जो चीजें हैं, पूरा महकमा जो है वो पूरी तरह से इस तूफान को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर जो नजर है वो पूरी तरह से रखी जा रही है, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे रांची के सिटी एसपी से, क्या कुछ है आपात स्थिति से निपटने की तैयारी? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि साइक्लोन यास जो है उसका लैंडफॉल हो गया, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइन्स अगर ठीक हैं तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कम्युनिकेशन लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग 2 फोल्ड जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे वो कर रहे हैं। एक तो वायरलेस के माध्यम से कम्युनिकेशन है, और दूसरा सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं। अगर आप देख सकेंगे तो ये कंट्रोल रूम जो है, जो कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, यहाँ पे शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर साइक्लोन का प्रभाव अगर कहीं भी दिखता है सीसीटीवी के अंतर्गत, उसको अविलंब टेट्रा के माध्यम से संबंधित थाना या पीसीआर हाईवे पेट्रोल को इसकी सूचना देती है, और अविलंब वो वहाँ पहुँचकर उसका निपटारा करते हैं या संबंधित विभाग से संपर्क करके उस मामले का निपटारा करते हैं। दूसरा आप अगर देखेंगे तो वायरलेस सेट जो है, वायरलेस सेट के माध्यम से भी हम लोगों को कई बार, या डायल 100 जो है, डायल 100 पे हम लोगों को कई बार सूचना मिलती है लोगों से, और वो डायल 100 जो है वो संबंधित थाना जो है उसको इसकी सूचना देता है, और फिर उस समस्या का जो निपटारा है वो थाना स्तर से या फिर संबंधित विभाग के माध्यम से उसका किया जाता है। तो 2 मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे, एक सीसीटीवी के माध्यम से और दूसरा डायल 100, इस दोनों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और हमारा मेन प्रयास है कि कम्युनिकेशन लाइंस जो हमारी है वो ओपन रहे, ताकि किसी भी समस्या में हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस दे सकें। किसी भी तरह की जो सूचना है, चाहे वो जल जमाव का हो या फिर पेड़ के गिरने का या फिर बिजली के तारों के गिरने का, तो इसे लेकर पुलिस महकमा भी तमाम जो विभाग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल किया जा सके। तो कुछ ये स्थिति रांची के कंट्रोल रूम में हमें देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से ऐसा किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और जब जांच में कुछ भी नहीं मिला तब नई धाराएं जोड़कर राजनीतिक शत्रुता साधी जा रही है। क्राइम तो हुआ ही नहीं। क्राइम तब होता कि निर्मला देवी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती, तो क्राइम हुआ ही नहीं है, और इसीलिए एप्रहेंसिव के ग्राउंड पर आप इस एक्ट को लागू नहीं कर सकते एज पर जुडिशियल डिसीजन, सेवरल डिसीजन। और खबर है पाकुड़ से, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष को फोन कॉल पर जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि उन्हें सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फोन से धमकी मिली है और इसमें कहा गया है कि सरकार के विरोध में सोशल मीडिया में लिखना बंद कर दो, नहीं तो जान भी जा सकती है। और इसके बाद से वो डरे सहमे हैं। मुकेश कुमार शुक्ला ने इसे लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। और बोकारो कुचास में चोर ने एक घर के बंद कमरे को निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी करते चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बंद कमरे का ताला तोड़कर टीवी के साथ
किचन के सामान और बच्चे की साइकिल भी चोरी कर ली गई। चास थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज है। उन्होंने लॉज में रूम किया है और घर से जो भी घरेलू सामान होता है, जिसमें टीवी था, मिक्सर ग्राइंडर था, वाटर फिल्टर था, साइकिल था और भी बहुत सारे सामान हैं, वो सब चुरा करके वो लोग ले गए हैं। किस कमरे में चोरी को घटना का अंदर? वो हमारे माता पिता का कमरा था। मेरे लास्ट हमारी सासू माँ जनवरी में डेथ की थी, उसके बाद से वो दरवाजा हम लोगों ने लॉक रखा था और आज सुबह में जब हम लोग उठे अर्ली मॉर्निंग तो फिर हमारे स्टाफ ने आके हम लोगों को सूचना दिया कि वहाँ नीचे दादी बाबा के रूम में चोरी हो गया है। उसमें एक आदमी का सीसी फुटेज में कैद हुआ है, स्पष्ट अभी नहीं दिया। इसमें तो दिखाई दे रहा है कि साइकिल और टीवी मिक्सर मशीन है, तो जांच कर रहे हैं। रामगढ़ में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सीसीएल ने राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए की मदद की है और इसके जरिए कंपनी के बड़े अधिकारी जहां अपना चेहरा चमकाने में जुटे हैं, वहीं सीसीएल कर्मियों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही। डकरा में बने सेंट्रल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और 30 किलोमीटर के दायरे में यह अकेला सबसे बड़ा अस्पताल है। टंडवा से लेकर चामा तक के मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन इसे लेकर लापरवाह है। अगर सीसीएल का कुल कोयला उत्पादन को आप देखेंगे तो लगभग आधे से अधिक यही पांचों एरिया कोयला उत्पादन देता है, यानी कि सीसीएल के कुल मुनाफे में एक बड़ा योगदान है ये पांचों एरिया का। और ये पांचों एरिया को मिलाकर के जो आपने सेंट्रल हॉस्पिटल डकरा में बनाया है, उसकी क्या हालत आप लोगों ने बना दिया है कि एकदम पूरी तरीके से ये भगवान भरोसे है। पूरे प्रखंड में अगर कहीं कोई बीमार होता है तो अस्पताल अगर वो आता है तो रेफर करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, सीधे आप रांची रेफर यहाँ से हो जाता है। और खबर है बोकारो से, जहां के बांसगोड़ा में पंचायत की ओर से तय जुर्माना राशि नहीं देने पर महिला को पूरे परिवार के साथ निकाल दिया गया था। इस मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पीड़ित महिला और उसके परिवार को पंचायत भवन में सुरक्षित रखा गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने जेएमएम की महिला नेता शांति सोरेन पर मामले को उलझाने का आरोप लगाया। दरअसल जनवरी महीने में बेटी की मांग में जबरन सिंदूर डाले जाने के बाद परिवार पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था, लेकिन गरीबी की वजह से केवल 10,000 रुपए ही दिए जा सके। जुर्माने की रकम नहीं देने पर जबरन दबाव बनाकर उन्हें घर से निकाला गया और इधर पुलिस शादी के साथ ही घर पर जारी विवाद को लेकर भी जांच में जुट गई है। उसका हम शादी तो नहीं किया, सिंदूर तो दिए हैं, उसका जोड़ी बना वो लड़का दिया था, जितना खासी बात लगता है वो दे दिया, फिर 10,000 रुपया नगद दिया और ऊपर से फिर 80,000 रुपया और बाकी है। 1 लाख का डिमांड किया था, तो उसी का चलते अब हमको यहाँ घर से बाहर निकल दिया। वो ही ज्यादा बोल रही है शांति सोरेन। क्या है वो? कुछ भी नहीं है, हम लोग का रिलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसी के इशारे में नाच रहा है। जेएमएम नेता भी है। हाँ, जेएमएम नेता है, लेकिन वो हम लोग का रिलेशन भी नहीं है, लेकिन वो ही ज्यादा बोल रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो, यानी कि हम लोग को घर मिले। घर से निकलने के बाद जो मैसेज चल रहा है उनको समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। बाद में फिर कल पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक उन्होंने जाकर समझाया। वर्तमान में उनको अभी पंचायत भवन में रखा गया है और वहाँ जो भी सुविधाएं हैं बेसिक वो दी जा रही हैं। तो जो उनका जमीन जहाँ पे बताया जा रहा है वो अपना घर बनाने में उनको जो भी सहयोग मदद किया जा सकता है वो करके उनका हम लोग उसमें शिफ्ट करा रहे हैं। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आज खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। खबरें जारी हैं।